फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंक्स के बिजनेस मॉडल में मेनली दो तरह के वर्क होते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लेंडिंग करना। यहाँ जब बैंक अपने ग्राहकों को लोन की सुविधा देते हैं तो उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज़ को लेते हैं। ये सिक्योरिटीज़ अलग अलग प्रकार की हो सकती है जिन्हें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम देखने वाले हैं चार्जेस के बारे में, जिसमें कि प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मॉर्टगेज को देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेज। प्लेज को सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। कस्टमर को जब लोन दिया जाता है तो यहाँ कस्टमर बैंक से रीपेमेंट का प्रॉमिस करता है और अपनी गुड्स को एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रखता है। यानी कि प्लेज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी पर्पज। प्लेज को एक तरह का बेलमेंट ही कहा जाता है। बेलमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। बेलमेंट का अर्थ है एक पर्सन द्वारा अपनी गुड्स को किसी अन्य को स्पेसिफिक पर्पज के लिए दे देना, इस कंडीशन के साथ कि उस पर्पज के फिनिश होने के बाद गुड्स को वापस ले लिया जाएगा। यहाँ जिस पर्सन द्वारा गुड्स की डिलीवरी की जाएगी, यानी कि गुड्स जिसके द्वारा दी जाएंगी, उसे बेलर कहेंगे या फिर प्लेजर कहेंगे, और जिसे गुड्स दी जाएंगी उसे बेली कहा जाएगा या प्लेजी कहा जाएगा। प्लेज के केस में ओनरशिप हमेशा बोरोवर के पास रहेगी और पोजेशन बैंक को ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ डिलीवरी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। प्लेज को गुड्स के ओनर या एजेंट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि गुड्स जिसको दी जाएगी उसे प्लेजी या बेली कहेंगे, अर्थात बैंक हमेशा प्लेजी कहलाएगा। जब बोरोवर द्वारा अपनी गुड्स बैंक के पास रखी जाएंगी तो यहाँ बैंक की कुछ ड्यूटीज होंगी। फर्स्ट, बैंक को प्लेज्ड गुड्स को अच्छे से रखना होगा। नेक्स्ट, लोन की रिपेमेंट के बाद गुड्स को रिटर्न किया जाएगा। प्लेज्ड गुड्स का कोई अनऑथोराइज्ड यूज नहीं किया जाएगा। बेलर की गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स नहीं किया जाएगा, उन्हें सेपरेट ही रखा जाएगा। यदि गुड्स में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी, अक्रेशन होती है तो उसे भी प्लेजर को या बेलर को लौटाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये कुछ ड्यूटी होगी बैंक्स के लिए एज ए प्लेजी। नेक्स्ट देखते हैं बैंक्स के राइट क्या होंगे एज ए प्लेजी। फर्स्ट है, यदि प्लेजर द्वारा समय पर लोन का रिपेमेंट ना किया जाए तो बैंक्स बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के गुड्स को बेच सकते हैं, जिसके लिए प्लेजर को एक नोटिस दिया जाएगा सेल करने से पहले। नेक्स्ट, बैंक चाहे तो गुड्स को ना भी बेचे और डेटर के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है अपनी रिकवरी के लिए। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि प्लेज किया जाए तो बैंक को प्लेजर की गुड्स को सेल करके ही रिकवरी करना होगा। बैंक गुड्स को अपने पास रखते हुए सूट फाइल भी कर सकता है। नेक्स्ट, यदि सेल कर दी गई है और फिर भी लोन में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग बच जाता है तो बैंक उस अमाउंट की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, यदि गुड्स पर कुछ गवर्नमेंट ड्यूज है तो भी बैंक के पास राइट रहता है कि पहले वो अपने पैसे की रिकवरी करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे तो उन्हें भी रिकवर करने का बैंक के पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्लेज। जब पोजेशन बैंक के पास ना होकर बैंक के किसी एजेंट के पास होती है, जैसे कि वेयर हाउस रिसिप्ट, यानी कि गुड्स को वेयर हाउस में रखकर उसकी रिसिप्ट बैंक के पास रहे, तो इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेज कहेंगे। नेक्स्ट है, गुड्स में यदि लॉस होता है बैंक पोजेशन के दौरान, यदि बैंक ने केयरफुली हैंडल किया है और फिर भी कोई लॉस हुआ है तो बैंक लाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि गुड्स पर गवर्नमेंट की कोई ड्यूज पेंडिंग है और गवर्नमेंट पोजेशन की डिमांड करती है तो यहाँ प्रायोरिटी बैंक ड्यूज को मिलेगी। उसके बाद यदि कुछ सरप्लस रहता है तो उसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ प्लेज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चार्ज को देखते हैं, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन को सेक्शन 2 ऑफ सरफेसी एक्ट में डिफाइन किया गया है। सरफेसी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हाइपोथिकेशन चार्ज मूवेबल एसेट्स पर किया जाता है, यानी कि ऐसी एसेट्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है,
जैसे कि स्टॉक है, व्हीकल है। हाइपोथिकेशन में एसेट्स का पोजेसन बैंक के पास नहीं होता, ओनरशिप एंड पोजेसन दोनों ही बोरोवर के पास होते हैं। हाइपोथिकेशन में बैंक को हाइपोथिकेटी कहा जाएगा, बोरोवर को हाइपोथिकेटर कहा जाएगा। हाइपोथिकेशन को इक्विटेबल चार्ज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि हाइपोथिकेशन किया गया है तो बैंक का राइट रहता है कि बैंक पोजेसन की डिमांड कर सकता है। डिमांड के बाद जब पोजेसन बैंक के पास आ जाती है तो हाइपोथिकेशन प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगा और बैंक प्लेजी बन जाएगा और कस्टमर प्लेजर। अब बैंक सिक्योरिटी को सेल भी कर सकता है। प्लेज के रूल के अनुसार बैंक को सिक्योरिटी सेल करने से पहले कस्टमर को नोटिस देना होगा। नेक्स्ट, यदि बैंक ने पोजेसन का डिमांड किया और पोजेसन बोरोवर द्वारा नहीं दिया गया है तो बैंक लिमिटेशन के दौरान सिक्योरिटी की सेल के लिए सूट फाइल कर सकता है। यदि सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल होगा तो उसके प्रोविजंस के अनुसार रिकवरी की जाएगी। यदि कंपनी के केस में हाइपोथिकेशन किया गया है तो चार्ज को रजिस्टर करना होगा विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सरसई के पास। यहाँ हमने हाइपोथिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट चार्ज है असाइनमेंट। असाइनमेंट को सेक्शन 130 ऑफ ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। असाइनमेंट यानी कि बोरोवर द्वारा अपने एक्सेलेबल क्लेम को बैंक को ट्रांसफ़र करना लोन को सिक्योर करने के लिए। एक्सेलेबल क्लेम एक तरह का अनसिक्योर्ड डेब्ट होगा। असाइनमेंट को हमेशा राइटिंग में एक एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। असाइनमेंट क्रिएट करने के बाद असाइनमेंट का एक नोटिस ओरिजिनल डेटर को भेजा जाएगा। जैसे कि यदि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का असाइनमेंट किया जाए तो एक नोटिस LIC को भेजा जाएगा। यदि बोरोवर समय रहते लोन की पेमेंट नहीं करता है तो बैंक ओरिजिनल डेटर के पास जाएगा और पॉलिसी को सरेंडर करके क्लेम लेगा। यहाँ बोरोवर से कंसेंट नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट ओरिजिनल डेटर से पैसा ले लिया जाएगा। फ्रेंड्स, प्रमोशन एंड GIB टॉपिक में ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शामिल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्टगेज के बारे में देखने वाले हैं। इसी तरह के स्टडी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।